ओके सो हाय एवरीवन। सो आप सबको पता ही होगा कि पिछले एक हफ्ते में यूएस स्टॉक मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट आई है। ऑल्दो इट्स नॉट ए वेरी मेजर करेक्शन, बट यू नो कि यूएस का जो स्टॉक मार्केट है उसका टोटल वैल्यूएशन आज के दिन लगभग 70 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर है। तो इसमें अगर हल्का सा 2-3% का भी ऊपर नीचे होता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी अप डाउन या फिर मार्केट से एग्जिट लेता है, नहीं तो फिर मार्केट में घुसता है, जिसके कारण वर्ल्ड के बाकी सारे देशों पर भी या फिर बाकी सारे देशों के इकोनॉमीज़ पर भी एक गहरा इम्पैक्ट आया है। खासकर साउथ कोरिया के और ताइवान के स्टॉक मार्केट में आप देख ही सकते हो। कॉस्पी जो साउथ कोरिया का इंडेक्स है वो आज के दिन पर अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 38% डाउन है। वही दूसरी ओर ताइवान का जो इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई से लगभग 10 से 12% डाउन है। हमारा इंडेक्स भी खैर डाउन ही है, लेकिन हमारे देश में आप सबको पता ही है कि सेमीकंडक्टर स्पेस और एआई में कुछ खास इतने बड़े लेवल के कोई प्लेयर्स हैं नहीं। सो इसलिए हमारे मार्केट में मूव भी उतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है। इनफैक्ट इंडिया इज़ डूइंग प्रिटी वेल। लास्ट एक हफ्ते के परफॉर्मेंस की हम बात करें तो सो नाउ लेट्स सी आखिर क्या है वो फैक्टर्स जिसकी वजह से इस तरीके के चेंजेस आए हैं और आगे चलकर उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे इकोनॉमी पर भी और यूएस के स्टॉक मार्केट में भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो। ऑब्वियसली मेरा तो पहले से इन्वेस्टमेंट था, तो अभी लगभग 10 से 12% जो है वो डाउन है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे चार्ट्स वगैरह को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद एक एक करके रीजंस को समझेंगे। ओके सो हियर इज द S&P 500 इंडेक्स का चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हो लगभग पिछले एक महीने में 1.5% से 2% के आसपास कुछ चेंज है। 6 महीने में इट्स ग्रीन, लेकिन ऑल टाइम हाई से अराउंड 7,600 से अभी 2.5-3% के आसपास और डाउन है। एंड इसके अलावा अगर हम नैस्डैक 100 इंडेक्स में देखेंगे तो वो लगभग एक महीने में 7% तक डाउन है। नैस्डैक यूएस का टेक्नोलॉजी स्पेस का इंडेक्स है, अगर आपको नहीं पता तो। इसके अलावा अगर हम देखें डाउ जोन्स में, तो डाउ जोन्स भी पिछले मतलब कल तो 2% तक डाउन था, 5 दिनों में लगभग 0.38% और एक महीने में 1% डाउन है। तो कुछ उतना बड़ा मेजर चेंज नहीं है एज कम्पेयर टू साउथ कोरिया और दूसरे इंडेक्स। अब मेजरली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर स्पेस वाले जितने भी स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे पिछले 2-3 सालों में, उन सभी से पैसा रोटेट होकर दूसरे स्टॉक्स में मूव हो रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो टेक स्टॉक्स खासकर सेमीकंडक्टर स्पेस है उसके उन मतलब सभी स्टॉक्स के पी रेशियोज़ अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो लेट्स हैव ए लुक। यहाँ पर S&P 500 इंडेक्स का सारे मतलब स्टॉक्स का लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो एनवीडिया यही एकमात्र है जिसका पी थोड़ा बहुत ठीक है 29.1, फिर भी मैं कहूँगा 20 से ऊपर तो मतलब थोड़ा ओवर वैल्यूएशन की तरह है। ब्रॉडकॉम 62 के पी पर है, इसलिए बहुत ज़्यादा चेंजेस है या फिर डाउनग्रेड हुआ है। टेस्ला को भाई मतलब भगवान बचाए, जिस दिन मतलब क्रैश आ गया 277 के पी पर है, एकमात्र मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक। ये एक हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनी है, बेसिकली फार्मा की कंपनी। 44 के पी पर है, वो भी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। वॉलमार्ट तो खैर ठीक ही है, मतलब हल्का सा ओवर वैल्यूड है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, माइक्रॉन अभी हाल फिलहाल में गिरावट की वजह से थोड़ा बहुत ठीक हुआ। AMD 141 के आसपास का पी है। सो आप देख सकते हो एक कॉमन फैक्टर कि पीई रेशियोज कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो अभी एज ऑफ नाउ सेंटिमेंट मतलब थोड़े से रिजल्ट के इधर उधर होने से या कंपनी में थोड़ी बहुत इधर उधर चेंजेस आने से ही सेंटिमेंट इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है।
एंड द रिजल्ट यू कैन सी। और दूसरा है, लेट मी सी, इंटेल। हाँ, इंटेल भी, सॉरी इंटेल में तो इधर पी रेशियो ही नहीं लिखा। एनीवेज, इंटेल का भी पी रेशियो अगर आप चेक करोगे तो क्या ही कहना, मतलब बहुत बहुत ही ख़राब है। ईपीएस भी अगर आप चेक करोगे बहुत ही हालत ख़राब है। अर्निंग्स टू मतलब अर्निंग्स पर शेयर का जो रेशियो रहता, सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, ओवर वैल्यूएशन। और रिजल्ट भी है, सॉरी, और रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा एज ऑफ नाउ। सो दैट्स वाई। इसके अलावा और एक मेजर प्रॉब्लम जो हम सबको ही पता है, पिछले 28 फरवरी 2026 से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में वार चल रहा है और पता नहीं ये वार कब रुकने वाला है। आए दिन कुछ ना कुछ नया अटैक होता रहता है। अभी हाल फिलहाल में ही फ्रेश अटैक्स हुए हैं। ईरान ने यूएस के जॉर्डन वाले एयरबेस पर अटैक कर दिया। यूएस ने ईरान पर अभी हाल फिलहाल में ही फ्रेश अटैक्स किए हैं। इसने भी ईरान पर अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले गए हैं। अभी हाल फिलहाल में अपना एफओएमसी मतलब यूएस का जो फेड है या फेडरल रिजर्व, उसका रेट कट का जो मतलब मीटिंग का जो निर्णय है वो भी आया है। और रेट कट्स अभी के लिए तो नहीं हो रहे हैं, जो कि अगेन सेंटिमेंट को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर रेट कट्स होंगे तो डॉलर डीवैल्यू होगा और स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। इफ़ यू नो, अगर आपको ये सिंपल वाली इक्वेशन या फिर सिंपल वाली जो रिलेशन है वो समझ में आती है। सो बेसिकली ये पूरा लूप साइकिल चल रहा है। अटैक्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं या फिर इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है। यूएस बॉन्ड या फिर ट्रेजरी का जो यील्ड है वो ऊपर जा रहा है और स्टॉक प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। ये कम्प्लीटली एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि मतलब वो रिस्क क्यों ले अगर उनको रिस्क फ्री ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं तो। एंड दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। इनफैक्ट नाउ इंडिया में जो है वो पिछले एक वीक में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी और सॉलिड ग्रोथ रही है। मतलब ओवरऑल मैं इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि इंडिया का जो मतलब वैल्यूएशन है अभी मॉडरेटली वैल्यूड पोजीशन पर आ गया है। आप सबको पता ही होगा कि इस साल जनवरी में हमने ऑल टाइम हाई टच किया था 26,300 के आसपास जाकर, और तब से लेकर अब तक तो डाउन चल ही रहा है। एनीवेज, मैंने यहाँ पर एक चार्ट तैयार किया है जहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली वॉरेन बफेट ने एक इंडिकेटर बनाया है कि हर एक कंट्री का जो जीडीपी रेशियो है, सॉरी जो जीडीपी साइज है, उसका कंपैरिजन अगर हम उस देश के मार्केट कैप के साइज से करेंगे तो जो रेशियो निकल कर आया है उसके हिसाब से हम उस देश के मार्केट को ओवर वैल्यूड या स्लाइटली वैल्यूड या किस तरीके का वैल्यूएशन है उसकी हमें आइडिया लगा सकते हैं। सो यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज़ का मैंने यहाँ पर चार्ट निकाला है, आप देख सकते हो। ऑब्वियसली यूएस नंबर 1, इसमें तो कोई कंपेरिजन ही नहीं। 74.1 ट्रिलियन डॉलर्स, लेकिन हाईली ओवर वैल्यूड सिचुएशन पर है यूएस, क्योंकि 232.7%। ये रेशियो 100 या उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन में मतलब हाई वैल्यूएशन की तरफ जाता है। 150 क्रॉस करता है तो ओवर वैल्यूड, और 200 क्रॉस करता है तो हाईली ओवर वैल्यूड। चाइना अंडर वैल्यूड है। खैर चाइना में तो कोई मतलब इन्वेस्टमेंट का सेंस भी नहीं बनता, कम्प्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। जापान 194.8, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन। हांगकॉन्ग एक्सट्रीमली आउटलायर, 1000%, 10 गुना हो रखा। इंडिया में अभी फेयर टू मॉडरेटली ओवर वैल्यूड। हालांकि मैं यहाँ पर ओवर वैल्यूड भी नहीं कहूँगा, मतलब करेंसी डिप्रिसिएशन वगैरह एक साइकिल चल ही रहा है हमारा। कनाडा में ओवर वैल्यूड है 150%। साउथ कोरिया तो पता ही है कितना ज़्यादा मतलब हो गया था, 3 गुना हो गया था अभी हाल फिलहाल 1 साल में। यूनाइटेड किंगडम फेयरली वैल्यूड, फ्रांस वगैरह 100% मॉडरेटली वैल्यूड, और जर्मनी अंडर वैल्यूड। सो एज यू कैन सी दैट्स ऑल। इसकी वजह से सारा जो
मतलब गड़बड़ या तामझाम हो रहा है, दैट इज द रीजन। सो अब आगे क्या, क्या इससे एक कंप्लीट मार्केट क्रैश आ सकता है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अभी मार्केट कुछ समय के लिए साइडलाइन होने वाला है, और अगर क्रैश आता है तो फिर तो कौन ही कह सकता है, वो तो फिर भगवान जाने, नोबडी नोज। बट वैल्यूएशन अगर आज के टाइम से हम कंपेयर करेंगे डॉट कॉम के टाइम से, तो उतना भी ज़्यादा नहीं है। मतलब उस टाइम पर पी रेशियोज लगभग हर किसी कंपनी, मतलब जो भी डॉट कॉम लगाती थी उनका 200, 150, 200 के आसपास पी रेशियो था। तो अभी सेमीकंडक्टर में करेक्शन आ सकता है और दूसरे जो सेक्टर्स है वहाँ पर पैसा रोटेट हो सकता है। सो दैट्स ऑल। वैसे भी ये वीडियो कोई मतलब आपको फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं बता रहा मैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग और ओपिनियन है। कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक सेबी रजिस्टर्ड या फिर एक वेल नोन रजिस्टर्ड फर्म या किसी व्यक्ति से जांच करवाने के बाद ही कीजिए।